बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपने 8th लेक्चर के ऊपर जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं अभी तक। तो आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो हम आज कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये दो टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज़ की जाएंगी फर्दर आगे भी, और आपको इनके अंदर फ़र्क महसूस नहीं होगा, लेकिन इनके बीच में एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है जो शुरू में ही क्लियर कर लेना ज़रूरी है ताकि आगे फर्दर इसके अंदर मज़ीद कन्फ्यूजन पैदा ना हो। तो एक्चुअल में तीन टर्म्स होती हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या सिंपल पोटेंशियल एनर्जी तो एक एनर्जी ही है, और ये किस तरह से डिफ़ाइन की जाती थी कि कोई भी बॉडी कितना वर्क करने की एबिलिटी रखती है, वो चीज़ उसकी पोटेंशियल कहलाती थी। कि इस बॉडी के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल है तो ये ज़्यादा वर्क कर सकती है, इस बॉडी के अंदर थोड़ा पोटेंशियल है तो ये थोड़ा वर्क कर सकती है। तो वर्क ज़्यादा है, वर्क थोड़ा करने का मतलब क्या है कि कितनी एनर्जी या कितनी पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी के अंदर मौजूद थी, उसकी बेस पर ये बॉडी कितना वर्क करने के काबिल है। जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफ़ाइन करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ नॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से अलग चीज़ है। इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ चार्ज बॉडी टू डू वर्क। कि एक चार्ज बॉडी है, उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि वो चार्ज के वो वर्क कर सकती है। इसको समझने के लिए इस तरह से सपोज़ कर लें कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज पड़ा हुआ है। हम उसके इर्द गिर्द एक एरिया देख लेते हैं। जैसे एक सोर्स चार्ज पड़ा हुआ है तो उसके इर्द गिर्द उसकी फील्ड मौजूद होगी। वो फील्ड क्या है? बेसिकली वो स्पेसिफिक रीजन है जिसके अंदर कोई भी टेस्ट चार्ज अगर लाया जाए तो वो टेस्ट चार्ज उस सोर्स चार्ज के इन्फ्लुएंस को महसूस कर सकता है। तो अगर हम उस फील्ड के बाहर से किसी टेस्ट चार्ज को इस फील्ड के अंदर लाना चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क क्या होगा? वो वर्क उस बॉडी, उस चार्ज के अंदर, उस टेस्ट चार्ज के अंदर एनर्जी स्टोर कर देगा। ठीक है। तो हमने क्या किया? अगर हमने उस टेस्ट चार्ज को उस फील्ड के अंदर लाने की कोशिश की तो हमने क्या किया? उस टेस्ट चार्ज के ऊपर वर्क किया, और ये वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज या पर यूनिट चार्ज ही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। कि हमने एक चार्ज बॉडी के ऊपर वर्क किया और वर्क करके उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आए, तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इस चीज़ को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है। याद रखें, हम इस टेस्ट चार्ज को किसी इनफाइनाइट पॉइंट से फील्ड के अंदर ला रहे हैं, या इनफाइनाइट पॉइंट के का मतलब यहाँ पर क्या है कि फील्ड के बाहर किसी पॉइंट से इस चार्ज को उठाकर फील्ड के अंदर ला रहे हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? कि हमारा एक टेस्ट चार्ज फील्ड के अंदर पहले से मौजूद था। उस टेस्ट चार्ज को हमने फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर मूव करना है। अगेन इसके लिए भी वर्क करना पड़ेगा। तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या कहलाएगा? ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस को समझना किस तरह सिंपली समझा जा सकता है कि इट इज़ द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी दो पॉइंट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल का डिफरेंस पाया जाता है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो हमने क्या किया? एक टेस्ट चार्ज को फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर मूव किया, जिसके लिए हमें वर्क करना पड़ा। तो ये वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के यूनिट्स वोल्ट होते हैं, या फिर इसको जाउल पर कूलम की टर्म में भी लिखा जाता है। तो वोल्ट क्या होता है? वो जाउल पर कूलम ही होता है। तो 1 वोल्ट को किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? कि हमने एक कूलम चार्ज लिया और उसके ऊपर हमने 1 जाउल वर्क किया। हमने एक कूलम चार्ज लिया और उसके ऊपर 1 जाउल वर्क किया, तो इन दोनों का जो रेशो है वो 1 वोल्ट कहलाएगा। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। फर्दर एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की एक्सप्लेनेशन ये बुक में भी गिवन है, तो उसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए लेट अस सपोज वी हैव 2 चार्ज्ड प्लेट्स। हमारे पास 2 प्लेट्स हैं और 2
दोनों चार्ज हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिस तरह कि हमने गॉस लॉ के एप्लीकेशन में भी देखा था। अब चार्ज होने की वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाएगी, जिस तरह के फिगर के अंदर नज़र आ रहा है कि प्लेट ए पॉजिटिवली चार्ज है और प्लेट बी नेगेटिवली चार्ज है, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ है। फ्रिंगिंग फील्ड को अवॉइड करने के लिए हम लोग अमूमन कॉन्सेंट्रेशन ले लेते होते हैं कि हमारी जो प्लेट्स हैं इनफाइनाइट लेंथ की हैं। अब अगर इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में मैं कोई टेस्ट चार्ज, कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पे रख दूँ, जैसे कि क्यू नॉट आपका नज़र आ रहा है, तो ये क्यू नॉट क्या करेगा, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ खुद ब खुद मूव करने लग जाएगा। तो ये क्या करेगा, अपने अंदर मौजूद जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। हमने क्या किया था, हमने इसका चार्ज को कहीं बाहर से उठाकर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आए, तो हमने क्या किया, इसके अंदर पोटेंशियल तो स्टोर कर दिया, ये पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर हमने स्टोर कर दी। ये चार्ज अब क्या करेगा, उस पोटेंशियल एनर्जी को इस्तेमाल करेगा और नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करने लग जाएगा। तो ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। हम कहेंगे कि ये अपनी पोटेंशियल को लूज़ कर रहा है। अब अगर हम लोग इस चार्ज को पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करना चाहते हैं तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें इसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी। कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो, तो हमें इसको इतनी स्पीड से ऊपर की तरफ मूव करवाना होगा कि जिसमें एक्सीलरेशन की वैल्यू तकरीबन ज़ीरो रहे या आइडियली ज़ीरो रहे, किसी किस्म की एक्सीलरेशन इसके अंदर नहीं आनी चाहिए, तभी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रह सकता है। तो उस केस में कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी इसके ऊपर, हम इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर ही फोर्स लगाएंगे, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू नॉट ई के बराबर होती है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो हम लोग इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे जो कि माइनस क्यू नॉट ई के बराबर होगी, जैसे कि फिगर के अंदर आपको दिखाई भी दे रहा है। तो जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे और इस चार्ज को ऊपर की तरफ मूव करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से इसके ऊपर वर्क डन हो रहा होगा। वी आर डूइंग वर्क, फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है। तो हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, और ये वर्क क्या कर रहा है, ये वर्क इस चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहा है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि वर्क डन फ्रॉम बी टू ए इज़ गिविंग यू डेल्टा यू। डेल्टा यू का मतलब क्या है कि इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। यू ए पर एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी और यू बी पर एनर्जी की वैल्यू कम होगी। यू ए से मुराद क्या है कि जब आपका चार्ज प्लेट ए तक पहुंच गया या प्लेट ए के इंतहाई करीब पहुंच गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, और यू बी का मतलब क्या है कि जब चार्ज आपका प्लेट बी के इंतहाई करीब था या प्लेट बी पे पहुंच गया था तो उस वक्त उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। अब चूँकि पोटेंशियल प्लेट ए के करीब ज़्यादा होगी इसलिए इसको यू ए माइनस यू बी लिखा गया है। तो नीचे बता भी दिया गया कि यू ए और यू बी क्या हैं, ये दोनों पोटेंशियल एनर्जीज़ हैं एट प्लेट्स ए एंड एट प्लेट बी। अगर ये चार्ज इज़ रिलीज फ्राम ए, इट विल मूव फ्राम ए टू बी एंड विल गेन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। के बात वही है कि अगर इस चार्ज को फ्री छोड़ दिया जाए तो ये डेफिनेटली ए से बी की तरफ मूव करेगा और अपने इसी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हैं और वहाँ से अपने रिजल्ट्स कंक्लूड करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर देखें वर्क डन फ्रॉम बी टू ए ओवर क्यू नॉट, ये क्या लिखा हुआ है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही लिखा हुआ है। तो वर्क डन किसके बराबर था, और डेल्टा यू के बराबर था, तो ये बन जाएगा डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट। और डेल्टा यू क्या था, डेल्टा यू था आपके पास यू ए माइनस यू बी। तो ये लिखा जा सकता है यू ए ओवर क्यू नॉट माइनस यू बी ओवर क्यू नॉट। यू ओवर क्यू क्या है, इट गिव्स यू वी यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने इस तरह ही डिफाइन किया था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इट गिव्स यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोबारा बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इट गिव्स यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो
तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये यू ए ओवर क्यू नॉट को हम वी ए से रिप्लेस कर देंगे और यू बी ओवर क्यू नॉट को हम वी बी से रिप्लेस कर देंगे। तो ये बन गया आपके पास डेल्टा वी, एंड डेल्टा वी इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर मूव किया, उसकी वजह से मेरे पास इतना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। सेकेंड थिंग जो थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो सिंपली डेल्टा यू है, जितना वर्क करेंगे वो उसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर होगा और ये एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। मैथमेटिकली अभी तक जो हमने रिजल्ट्स निकाले वहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा यू किसके बराबर हो सकता है, दैट विल बी क्यू नॉट डेल्टा वी। ऊपर वाला एक्सप्रेशन से आप देख सकते हैं डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट किसके बराबर आ गया है, डेल्टा वी के बराबर आ गया है। तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू नॉट डेल्टा वी। थर्ड थिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को देख लिया, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को देख लिया। थर्ड थिंग इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वैसे तो ये बात ऊपर भी एक्सप्लेन हो रही है, लेकिन नीचे उसको अलग से बताने का मकसद ये है कि किसी किस्म की कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। ऊपर वाले रिजल्ट्स को देखते हुए ही डेल्टा वी इज़ इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज लिखा जा सकता है। डेल्टा वी क्या होता है, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। अब अगर पोटेंशियल एट बी ज़ीरो हो, यानी कि हम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से कहीं से लेकर आ रहे हों, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो वहाँ पर वी बी की वैल्यू ज़ीरो कहलाएगी। तो ये बन जाएगा वी ए माइनस ज़ीरो इज़ इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसको हम सिंपली लिख सकते हैं वी इज़ इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और ये वी क्या है, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी बोला जाता है, क्योंकि हम टेस्ट चार्ज को या चार्ज पार्टिकल को फील्ड के बाहर से लेकर आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस और लाइंस के बारे में है। व्हाट इज़ इक्वी पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल मींस इक्वल पोटेंशियल। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कौन सी सरफेस हुई, एक ऐसी सरफेस जिसके ऊपर हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो। एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, ऐसी सरफेस को इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। अब ये क्यों बनाई जाती हैं, इसकी क्या अहमियत है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो सी हैं वो सिंपल एक चार्ज के लिए अगर आप ड्रॉ करें वो तो सिंपली बनाई जा सकती हैं, लेकिन अगर 2 3 4 5 6 चार्जेस कहीं मौजूद हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो उसका आसान हल ये है कि आप इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कर लें या इक्वी पोटेंशियल लाइंस को इस्तेमाल करते हुए उनका बिहेवियर शो कर दें। तो यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है कॉन्टूर मैप। कॉन्टूर मैप ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी ड्रॉन यूजिंग इक्वी पोटेंशियल लाइंस। तो कॉन्टूर मैप ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारे पास जस्ट इक्वी पोटेंशियल लाइंस का बनाया हुआ एक फिगर कह सकते हैं, इसको मैप कह सकते हैं, इस तरह की चीज़ होती है। तो इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होती हैं, इक्विपोटेंशियल लाइंस ऐसी लाइंस हैं जो कि उन पॉइंट्स को इकट्ठा कर रही हों जो पॉइंट्स इक्वल पोटेंशियल पर हैं। जैसे कि एक चार्ज आपने रखा हुआ है, उसकी फील्ड लाइन आउटवर्ड हैं। अब चार्ज के करीब या उसकी फील्ड के अंदर कोई एक पॉइंट आप सपोज कर लें, उतने ही फासले पर, चार्ज से उतने ही फासले पर एक दूसरा पॉइंट लें, चार्ज से उतने ही फासले पर आप एक तीसरा पॉइंट लें, चार्ज से उतने ही फासले पर आप एक चौथा पॉइंट लें। तो इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि पोटेंशियल जो सा है, जैसे कि आप यहाँ पे एक बार देख भी सकते हैं, पोटेंशियल जो सा है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट थिंग है। क्यू नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी कि आर डिपेंडेंट थिंग है। तो अगर तमाम के तमाम पॉइंट्स उस सिंगल चार्ज से बराबर फासले पर हैं तो उन सारे के सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। तो अगर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो उन तमाम पॉइंट्स से गुज़र रही हो, उन तमाम इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट से गुज़र रही हो, तो उन लाइंस को इक्वी पोटेंशियल लाइंस बोला जाएगा। फिगर के अंदर दिखाया गया है पॉजिटिव चार्ज के लिए भी, नेगेटिव चार्ज के लिए भी। तो आपको नज़र आ रहा है कि सर्कल से जो बने हुए हैं, ये ब्लैक कलर के जो सर्कल से बने हुए हैं, ये क्या हैं, इक्वी पोटेंशियल लाइंस हैं। इन लाइंस के ऊपर मौजूद तमाम के तमाम पॉइंट्स वो सेम पोटेंशियल के हैं।
अब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा अगर पॉइंट चार्जेस मौजूद हैं तो उसके लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस या कॉन्टूर मैप्स किस तरह से बनाए जा सकते हैं। तो हमारे पास दो तीन तरह की पॉसिबिलिटीज़ में बनती हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं वो दोनों सिमिलर हों। अगर वो दोनों चार्जेस सिमिलर हों तो इस तरह आपको फिगर 1 लेफ़्ट साइड वाली फिगर के अंदर बिहेवियर दिखाई दे रहा है, जो डॉटेड लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं। इस तरह की आपको इक्वी पोटेंशियल लाइंस मिलेंगी। दरमियान में हमें पता है कि दो चार्जेस अगर एक जैसे हों और वो आमने सामने आ जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ओवर नहीं करती बल्कि वो बेंड हो जाती हैं। दरमियान में कोई ऐसा पॉइंट कोई ऐसा आ जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती ही नहीं हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाती है। हम यूँ कह सकते हैं कि दरमियान में कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा जहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो वहाँ पर आपकी इक्वी पोटेंशियल लाइंस पहुँचेंगी ही नहीं। तो दरमियान में आपको नज़र आ रहा है कि इक्वी पोटेंशियल लाइंस दरमियान में आपको दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। उसके बाद सेकंड फिगर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दो ऑपोजिट चार्जेस आमने सामने आ जाएं तो बीच में उनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है, साइडों पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निस्बतन कम होती है, या यूँ समझ लें कि उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रही होती है, जबकि साइड्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती है। इसकी वजह से जो दरमियान हमारी लाइंस हैं वो हमें कंप्रेस्ड दिखाई देती हैं, बहुत ज़्यादा आपको इक्वी पोटेंशियल लाइंस दोनों चार्जेस के दरमियान में दिखाई दे रही होंगी। जबकि आप इनकी आउटर लेयर्स की तरफ अगर देखें, यानी कि नेगेटिव चार्ज की लेफ़्ट साइड पर और पॉजिटिव चार्ज की राइट साइड पर देखें तो वहाँ पर लाइंस फैल रही हैं, वहाँ पर चेंज हल्का आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है या बहुत कम चेंज आ रहा है। थर्ड केस क्या हो सकता है कि आप एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट ले लें, उसके सामने आप एक पॉजिटिव चार्ज रख दें, तो क्या होगा, अब अगेन वही वाला सिनेरियो है, दो नेगेटिव चार्जेस आमने सामने आ गए हैं, बेशक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, लेकिन देखें फिर आपको जो दरमियान वाली इक्वी पोटेंशियल लाइंस हैं वो कंप्रेस्ड दिखाई दे रही हैं, एक दूसरे के करीब दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के दरमियान में जो रीजन है वहाँ पर पोटेंशियल बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रहा है, तो इक्वी पोटेंशियल लाइंस एक दूसरे के इंतहाई करीब होंगी। जबकि नेगेटिव प्लेट की लेफ़्ट साइड पर या पॉजिटिव चार्ज की राइट साइड पर लाइंस फैली हुई हैं, वहाँ पर चेंज आहिस्ता आहिस्ता आएगा या कम आएगा। यहाँ से हमारे पास एक आइडिया आता है, दैट इज़ ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्योंकि अभी तक हम जो चीज़ें देखते आ रहे हैं उससे एक बात तो साबित हो रही है कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या आपका पोटेंशियल वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है कि आप चार्ज से कितने फासले पर हैं। तो अगर डिस्टेंस के हिसाब से आपका पोटेंशियल चेंज हो रहा हो तो ये चीज़ आपकी ग्रेडियंट कहलाती है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है कि डिस्टेंस के लिहाज से पोटेंशियल का चेंज होना। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इन दोनों के रेशो के बराबर की होती है, या फिर इन दोनों के रेशो के नेगेटिव के बराबर होती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट चेंज इज़ नाउन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ग्रेटेस्ट चेंज से यहाँ पर क्या मुराद है? यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू तेज़ी के साथ चेंज हो रही हो, जिस तरह हमने पिछली फिगर्स के अंदर देखा था कि दरमियान वाले रीजन में पोटेंशियल की वैल्यू बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रही थी। तो वो क्या थी? वो डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट चेंज थी। तो उस डायरेक्शन में अगर हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले लें विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, तो ये चीज़ आपकी पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाती है। और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर नेगेटिव के साथ आ जाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल इज़ इंक्रीजिंग। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन तो चार्ज की से बाहर की तरफ थी, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ थी, जबकि जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल की वैल्यू जब चार्ज के करीब आ रहे होते हैं तो उस वक्त में इंक्रीज़ हो रही होती है। उसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड है तो पोटेंशियल की वैल्यू इनवर्ड हो जाएगी, यानी कि पोटेंशियल की वैल्यू करीब आते हुए इंक्रीज़ हो रही होगी। तो ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसी वजह से यहाँ पर आपको नेगेटिव साइन भी दिखाई दे रहा है। इसके लिए एक छोटा सा प्रूफ है, उस प्रूफ को देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो फार्मूला है ये हमारे पास कहाँ से आया, इसके लिए एक छोटा सा प्रूफ है, उसको देख लेते हैं।
हमने क्या किया, हमने एक टेस्ट चार्ज सपोज़ कर लिया क्यू नॉट। फिगर की तरफ देखेंगे तो चीज़ समझना आसान हो जाएगी। क्यू नॉट सपोज़ कर लिया और हमारे पास एक चार्ज मौजूद है, एक सोर्स चार्ज मौजूद है जिसकी फील्ड के अंदर इस टेस्ट चार्ज को हम लाना चाहते हैं। तो कहीं बाहर से इस क्यू नॉट को हमने उठाया और उठाकर इस सोर्स चार्ज की फील्ड के अंदर ले आए। उसके लिए क्या करना पड़ा, हमें वर्क डन करना पड़ा। तो लेट अस सपोज़ वर्क हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ किया। बी क्या है, वो पॉइंट जो कि फील्ड के अंदर मौजूद है, और ए वो पॉइंट है जहाँ से हमने चार्ज को उठाया है। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डी, और एफ डी कॉज ऑफ 180 आ जाएगा। 180 क्यों, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है और हम फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। तो कॉज ऑफ 180 आ गया। तो ये बन जाएगा माइनस एफ डी। तो फोर्स कौन सी है, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और इसकी वैल्यू क्या होती है, क्यू नॉट ई के बराबर होती है। तो हम इसको जब फोर्स की जगह पर डालेंगे तो ये बन जाएगा माइनस क्यू नॉट ई डी। अब हमें पता है कि वी ए माइनस वी बी किसके बराबर था, या पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर था। डेल्टा वी, अगर हम वी ए माइनस बी बी ना लिखना चाहें तो उसको हम लोग डेल्टा वी से रिप्लेस कर सकते हैं। और वर्क डन फ्रॉम ए टू बी की वैल्यू हमने पीछे भी निकाली, वो किसके बराबर थी, माइनस क्यू नॉट ई डी के बराबर थी। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा माइनस ई डी। और यहाँ से अगर मैं ई की वैल्यू निकालूँ तो ये बनता है ई इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डी। इस डी को आप डेल्टा आर भी लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, जब इस डी की वैल्यू बहुत छोटी हो। अगर इस डी की वैल्यू बहुत छोटी है तो उसको हम लोग डेल्टा आर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा ई इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, यानी कि नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट। और ये नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट क्या बता रहा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता रहा है। तो यहाँ से इसका यूनिट आपको क्या नज़र आ रहा है, वोल्ट पर मीटर। पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है और आर का यूनिट मीटर होता है। तो ये बन गया वोल्ट पर मीटर। इसका एक और यूनिट भी है जो कि न्यूटन पर कूलम है, जो हमने पहले देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट न्यूटन पर कूलम हुआ। तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखने में छोटा सा है लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों आपस में किस तरह से रिलेटेड है। इनको यहाँ पर रिलेट किया गया है कि वोल्ट पर मीटर लिखा जा सकता है इसको जाउल कूलम, जाउल पर कूलम ओवर मीटर। यानी वोल्ट क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो वर्क होता है जाउल और चार्ज होता है कूलम। तो जाउल पर कूलम ओवर मीटर आ जाएगा। इसको रीअरेंज करें, जाउल ओवर कूलम मीटर बन जाएगा। अब जाउल क्या होता है, वर्क होता है ना, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी न्यूटन इनटू मीटर। तो न्यूटन मीटर ओवर मीटर कूलम आ जाएगा। तो अब मीटर से मीटर को काट दें, पीछे बच गया न्यूटन पर कूलम, जो कि इसकी राइट हैंड साइड के बराबर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही था। इस चीज़ को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट क्लास में हम आगे इंशाल्लाह ताला फर्दर चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।